वेलकम टू इज़ी टू लर्न माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर वन है, नॉन कैलकुलेटर पेपर है जी। नॉन कैलकुलेटर पेपर 4024 पेपर वन वेरिएंट 3 मई जून 2025 2 आवर्स पेपर है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पेपर। पेपर में ये आपने इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से पढ़ लेनी होती है ताकि किसी किस्म की कोई आपसे मिस्टेक ना हो। इसके अलावा आपको पेपर्स में ये फार्मूलाज गिवन है, ये आपको पहले से ही इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए और ये आपको आने भी चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट ए, राइट 0.07 एज अ फ्रैक्शन। तो आपने 0.07 इसका डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल का ख़त्म करने का आपको मेथड आता है। डेसिमल कैसे ख़त्म किया जाता है? आपने नंबर को बगैर डेसिमल्स के लिखना है। जहाँ पे डेसिमल है उसकी जगह पे 1 लगा दिया। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, कितने डिजिट्स हैं, उतने ज़ीरो लगा दें। अगर ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होती हो तो इसे सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज योर आंसर 7/100। पार्ट बी, राइट 16/25 एज अ डेसिमल। अच्छा, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करें, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर को आप टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में बना सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अगर मैं 4 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करूँ तो 25 टाइम्स 4 इज़ 100। तो हम ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वो आंसर इज 64/100। अब हमारे लिए डेसिमल लगाना आसान है। नीचे दो ज़ीरो हैं, 1 एंड 2। तो आप राइट से, ये डेसिमल है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट जाएंगे, 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर इज़ 0.64 और आप अपनी आंसर लाइन पे आंसर लिखेंगे। सो रिमेंबर कि आपने अपनी आंसर लाइन पे आंसर लाजमी लिखने होते हैं, इसको अवॉइड मत किया करें। क्वेश्चन नंबर टू टॉपिक स्टेटिस्टिक्स से है और द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ऑफ 20 चिल्ड्रन आर शोन। ये उन्होंने फ्लेवर्स बता दिए। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल को देखें तो यहाँ पे फ्लेवर लिखा है, जो यहाँ पे उनकी एक लिस्ट दी हुई है, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। टैली आपने मार्क करनी है। टैली आप वनीला फ्लेवर कितने हैं उतनी लाइंस काउंट करके मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वनीला इज़ 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो वनीला फ्लेवर हमारे पास 7 है। 1, 2, 3, 4, फिफ्थ लाइन आप ऊपर लगाएंगे, 6 एंड 7। और ये फ्रीक्वेंसी आपकी 7। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई प्रोडक्ट या कोई नंबर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। लेट्स सी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज 1, 2, 3, 4, 5। So strawberry is 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. The strawberry frequency is 5. Let's see chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और frequency is 8. This is a 2 mark question. सो बड़ी आसानी से ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आ जाता है और बड़ी आसानी से आप इनको काउंट करें। इनकी जगह पे कोई नंबर्स भी आ सकते हैं और कोई और तरह का डेटा भी आ सकता है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन से है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसको कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल हों, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका जो सम ऑफ एंगल्स होता है x + y वो होता है 180। अगर एक एंगल गिवन है तो 180 से उस एंगल को माइनस कर दें तो आपको दूसरा एंगल मिल जाता है। सिमिलरली इट इज़ इन दिस क्वेश्चन। आपके पास लाइन ए बी है। ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन ए बी, एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल 37 है। इन दोनों का सम x + 37 इज इक्वल टू
180 and x is equal to 180 minus 37. ये कैलकुलेटर के बगैर आपने इसको सॉल्व करना होता है. So it is 143. So you will write it here 143. Let's see its B pass. Question number 3, part B. PQR is an isosceles triangle, very important information, with PQ and QR, this line PQ and QR both are equal. It is mentioned in statement, and also these lines shows that this line these lines show that these two PQ and QR are equal. So आपको isosceles triangle की property याद होनी चाहिए. Opposite equal sides have opposite equal angle. अगर आपके पास पी क्यू इक्वल है पी आर के, तो पी आर के सामने वाई है तो पी क्यू के सामने भी एंगल वाई होगा. सो प्रॉपर्टी इज इक्वल साइड्स हैव ऑपोजिट इक्वल एंगल. तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली. नो नेक्स्ट थिंग, अब चूंकि ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, सो y plus 46 इज इक्वल टू 180 डिग्री. y plus y 2y एंड 180 माइनस 46. आप इनको कैलकुलेट करोगे, 180 में से 46 को माइनस कीजिए. सो इट इज़ 134. सो y इज इक्वल टू 134. 2 को डिवाइड करते हैं एंड योर फाइनल आंसर इज 67. सो यू विल राइट इट हेयर ऑन आंसर लाइन. तो y इज इक्वल टू 167. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 अलजबरा से है. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो 5x प्लस 3y, इस वैल्यू एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इज़ गिवन. तो ये वैल्यूज़ हम इसमें प्लग इन कर देंगे. सो जहाँ पे आपको x नज़र आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू 4 प्लग इन करें. जहाँ पे आपको y नज़र आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू -2 प्लग इन करें. अब इसमें आपने ध्यान रखना है साइंस का, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस का बहुत ध्यान रखना है. अगर ये एरर करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो 5 times 4 20 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इट्स अ माइनस इज 6 एंड योर फाइनल आंसर इज 20 minus 6 is 14. So 14 is your final answer. क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके नंबर के टॉपिक से है. राइट डाउन ए पार्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 7. सो 7 के नीचे 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको टर्न ओवर कर दे तो 1/7. तो फाइनल आंसर इज 1/7. 1 मार्क क्वेश्चन. बी पार्ट राइट डाउन एन इरेशनल नंबर. कोई भी इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है. पाई इज अ इरेशनल नंबर. अंडर रूट स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इज अ इरेशनल नंबर. ऐसा नंबर जिसका वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर ना हो या जिसका रूट डेसिमल में आता हो. इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 9, तो क्यूब रूट ऑफ 9 इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब रूट 9 का ले तो वो डेसिमल में आता है, इंटीजर में आंसर नहीं आता. तो कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है. राइट नाउ आई एम राइटिंग पाई एज अ इरेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब क्वेश्चन को रीड करें तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए ये किस टॉपिक से, और उसके फिर आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए. कॉन्सेप्ट्स आपको पहले लर्न करने चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर प्लॉटेड ऑन द ग्रिड. द ग्रिड इज शोन. और ये पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट बी नज़र आ रहा है, और ये पॉइंट सी आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है डायग्राम के ऊपर. नो लेट्स सी पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑन द ग्रिड प्लॉट एंड लेबल द पॉइंट डी. पॉइंट डी को हमने यहाँ पे ड्रॉ भी करना है, लेबल करना है, मार्क करके इसको लेबल करना है. सो द फर्स्ट नंबर इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड नंबर इज वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर मिलता है.
तो x इज़ हेयर, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। और y कोऑर्डिनेट 6 है और 6 इज़ हेयर, तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में अगर आप मिल जाएं तो ये पॉइंट हमारा जो कि 3D.3, तो ये आपको पॉइंट मार्क करने आने चाहिए। वेरी बेसिक एंड इनिशियल क्वेश्चन। तो पेपर में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी टेस्टिंग के लिए कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। सो डी पॉइंट इज मार्क। लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the equation of line BC. Equation of line BC. Let's see where is the BC. So this is line BC. ये है जी आपके पास लाइन BC और ये y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें y एक्सिस की इक्वेशन का पता होना चाहिए। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो x के ओरिजिन से ज़ीरो से गुजरते हैं। इसी तरीके से हमें x एक्सिस की इक्वेशन का पता होना चाहिए, वो होती है y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंस BC लाइन इज़ ऑन y एक्सिस और वो ज़ीरो में से गुजर रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि y एक्सिस की इक्वेशन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। find the equation of the line AB। AB की हमने equation find करनी है। What is this line? This is the line AB। अच्छा, ये है जी टिल्टेड लाइन। टिल्टेड लाइन में जब लाइन राइट अप जाती है तो उसका पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, और जब लाइन राइट डाउन जाती है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। नंबर 2, आपको लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। चूंकि ये टिल्टेड लाइन है तो इसकी इक्वेशन कैलकुलेट होगी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक हमें सी चाहिए और दूसरा हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो सी इज़ कि लाइन कहाँ पे वाई एक्सिस पे कट करती है। तो ये देखिए जी, बी पॉइंट पे 3 पे कट कर रही है, तो सी इज़ इक्वल टू 3। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से याद किए होंगे और आपको आने चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट को हम सी कहते हैं कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाइन कट करती है, तो सी इज़ इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू तो हमें मिल गई कि सी इज़ इक्वल टू 3। हमें सी की वैल्यू मिल गई फ्रॉम द ग्राफ। नो वी नीड टू कैलकुलेट ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के डिफरेंट अप्रोचेज हैं। एक तो आपके पास फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और दूसरा आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है ग्रेडियंट की, m इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज ओवर रन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? राइज ओवर रन के लिए आपको आपको ट्रायंगल मार्क करनी पड़ती है। तो आई एम गोइंग टू मार्क अ ट्रायंगल। तो ये देखिए जी, ये मैंने राइज मार्क कर दिया, ये मैंने रन मार्क कर दिया। तो राइज आपके पास कितने पॉइंट्स है, कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। और रन कितने हैं जी? 1 2 3। सो राइज ओवर रन में आपके पास आ गया 6/3। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये ग्रेडियंट की, ये जो राइज ओवर रन है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। चूँकि लाइन राइट डाउन जा रही है, लाइन इज राइट डाउन जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। सो जो फाइनल ग्रेडियंट इज -2। इसके अलावा आप ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट नोट करें और इस फार्मूला में प्लग इन करें तो आपका आंसर -2 ही आएगा। सो अब हमें ग्रेडियंट एम भी मिल चुका है और हमें सी भी मिल चुका है। तो अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m -2 है और c 3 है। तो जो फाइनल आंसर इज -2x प्लस 3। और क्या मार्किंग स्कीम में इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है उन्होंने, y इज इक्वल टू 3 - 2x। बोथ आंसर आर करेक्ट।
Let's see the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ के से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें उसने एरिया का भी जिक्र कर दिया है। तो लेट्स सी क्वेश्चन। सो आसिफ इज मेकिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन 14 meter by 19 meter. He uses grass seeds to make the lawn. The grass seeds cost $0.34 for 1 square meter. By writing each number, correct one significant figure. This is the most important thing in this question, क्योंकि इसकी बेस पे जो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द सीड्स। तो सबसे पहले तो हम लेंथ लिखते हैं 14 मीटर, विड्थ लिखते हैं 19 मीटर और कॉस्ट लिखते हैं हम $0.34 पर स्क्वायर मीटर। अब उसने कहा है कि हर नंबर को राउंड ऑफ करो वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो दिस इज नंबर, फर्स्ट डिजिट इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, इस वजह से ये 1 ही रहेगा और रिमेनिंग नंबर 0। तो ये 114 मीटर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होके 10 मीटर बन गया। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट डिजिट इज़ 1 एंड नेक्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब नंबर 5 जो ग्रेटर देन 5 हो तो जिसको राउंड ऑफ करना हो तो उसको राउंड अप कर देते हैं। तो 1 बिकम 2 और 9 की जगह पे हम 0 लगा देंगे, इट इज़ 20 मीटर। नो हेयर, सो फर्स्ट डिजिट, तो 0 इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये याद रखिएगा कि 0 खाली जो डेसिमल से पहले 0 होता है, ओनली 0 इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 3। सो ये आपके पास, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, सो इट इज़ 0.30 पर मीटर स्क्वेयर, डॉलर पर मीटर स्क्वेयर। उसने कहा जी कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जी, 20 मीटर है जी। इसकी हमने कैलकुलेट करना है जी कॉस्ट। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। व्हाट इज लेंथ इज 10, हम ये डिजिट्स यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इज 20 एंड 200 मीटर स्क्वेयर। सो कॉस्ट क्या है जी, 1 मीटर स्क्वेयर के लिए $0.3 इस्तेमाल होते हैं और 200 मीटर स्क्वेयर के लिए कितने डॉलर इस्तेमाल होंगे? And your answer is $60. So $60 is your answer. It's a 3-mark question. Question number 8 अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेरी पार्ट इज वेरी वेरी इजी। सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। सो 4x - 7 इज इक्वल टू 9। 7 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं +7। सो 4x इज इक्वल टू 9 + 7 16। सो x इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, 4 4 ज़ा 16, x इज इक्वल टू 4 इज अ 4-mark क्वेश्चन। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। पार्ट बी साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। सो 5y - 8x इज इक्वल टू -5, 3y + 2x इज इक्वल टू 4। सो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या आप x को कैंसिल करते हो या y को कैंसिल करते हो। कैंसिल करने का रूल क्या है, जिस वेरिएबल को आपने कैंसिल करना है उनके साथ जो कोएफिशिएंट हैं, जो उनके साथ नंबर लगे हुए हैं, वो सेम होने चाहिए और उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। सो राइट नो x का कोएफिशिएंट -8 है और नीचे दूसरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों का साइन ऑपोजिट है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो इट विल बिकम 3 4 12y + 8x। अब मैं 4 को 14 से भी मल्टीप्लाई करूँगा।
So it is 4 times 14, it is 56. Now I can use this equation number 1 and this new equation. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ जी, 5y माइनस 8x इज इक्वल टू -5। अब वेरिएबल के नीचे आपने वेरिएबल y के नीचे y, x के नीचे x लिखना है। सो 12y प्लस 8x इज इक्वल टू 56। इनको हम कर लेते हैं ऐड। नेगेटिव 8x प्लस नेगेटिव प्लस 8x नेगेटिव 8x आर कैंसल्ड, और आप 5 प्लस 12 चूँकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं ऐड होंगे, इट इज़ 17y इज़ इक्वल टू, ये दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो 56 में से आप 5 को माइनस कर दो तो इट विल बी 51. So y is equal to 51 over 7. So y is equal to 51 over 17. 17 1 does, 17 3s are. So y is equal to 3. तो आपके पास फर्स्ट आंसर y is equal to 3 आ गया। डोंट लीव योर क्वेश्चन हेयर, अभी आपने x कैलकुलेट करना है। आप इन दोनों में से कोई एक सी इक्वेशन पिक कर लो, 5y माइनस 8x माइनस 5 को, या जो सेकेंड इक्वेशन है उसको पिक कर लो, उसमें y की वैल्यू प्लग इन कर लो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं y इज इक्वल टू 3 पुट इन 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 14 में, इसमें मैं प्लग इन कर देता हूँ। तो इसमें जब मैं प्लग इन करूँगा तो 3 और y की जगह पे मैं 3 लिख दूँगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 3 3s are 9 प्लस 2x इज इक्वल टू 14। सो 2x 14, 9 को आप राइट साइड पे ले जाएं -9, एंड x इज इक्वल टू 14 minus 9 is 5 and divided by 2, and x is equal to 2.5. So x is equal to 2.5 लिखेंगे आप यहाँ पे 2.5, and it's 3 mark question. तो आपके सारे के सारे बड़े क्लियर कट स्टेप्स होने चाहिए, एग्जामिनर को आपने सब कुछ क्लियरली बताना। लेट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फ्रॉम द वन नंबर चैप्टर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 0.1। बच्चे अक्सर डेसिमल को देख के, डेसिमल डिवीजन को देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। आपने जब भी डेसिमल डिवीजन का है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप डेसिमल ख़त्म करो ना। 0.1 तो 1 लिखा बगैर डेसिमल के, डेसिमल की जगह पे 1 लगाया, डेसिमल पर 1 डिजिट है तो 0 आ गया। सो इट विल बिकम, अब आपने ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और ये फ्रैक्शन टर्नओवर कर देते हैं। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को टर्नओवर करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट इज़ इक्वल टू 80, एंड फाइनल आंसर इज 80। बी पार्ट बी, फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बच्चे सबसे पहला एरर करते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को। नंबर्स चाहे इंटीजर्स हों, फ्रैक्शंस हों, डेसिमल्स हों, तो जो बोर्ड में इसका रूल अप्लाई जो करते हैं हम, वो सबसे पहले करना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको फिर 4/5 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक रूल। तो इस एरर से आप लोगों ने बचना है। सो नो, लेट्स सॉल्व दिस। 4/5 माइनस, अगर ये दोनों फ्रैक्शन सिंप्लीफाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर नीचे या क्रॉस में सिंप्लीफाई होती हों तो सिंप्लीफाई करें, अगर ना हो तो फिर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि ऊपर नीचे और क्रॉस में जो सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम्स 4 इज़ 8। तो ये तो आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इनको 3/8 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका वो एलसीएम वाला जो कॉमन डिनोमिनेटर मेथड है, कि आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इधर 8 है तो मैं नीचे 8 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है तो इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे डिनोमिनेटर हो गए सेम। सो 4 टाइम 8 32, एंड 5 टाइम्स 8 40,
minus 3 times 5 15 and 8 times 5 40 डिनोमिनेटर मेरे कॉमन हो गए. सो आई विल राइट कॉमन डिनोमिनेटर वंस. 32 में से मैं 15 को अब माइनस कर लेता हूँ और मेरा फाइनल आंसर आ जाए. So 32 minus 15, 17 over 40. So my final answer is 17 over 40, जो कि आपने आंसर लाइन में लिखना है. इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन. तो आपने ये सारे स्टेप्स शो करने होते हैं. डोंट ट्राई टू मेक इट शॉर्ट क्योंकि आपके पास नंबर ज़्यादा हैं. Question number 10, again from statistics. It's a probability, sorry. It's a probability question. क्वेश्चन में क्या है जी? अ स्पिनर कैन लैंड ऑन रेड ग्रीन एंड येलो और ब्लू. द टेबल shows the probability of each outcome. Color red, green, yellow, blue. Probability 0.35, 0.2, 0.15, 0.4. Part A, one of the values in this table is incorrect. Explain how you know this. अच्छा, आपने इसका बेसिक रूल याद रखना है कि sum of probabilities of an experiment is equal to 1. अब हम जब इन तीनों चारों 1 2 3 चारों प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो इनका सम 1 के इक्वल आना चाहिए. अगर ये 1 से ज़्यादा या 1 से कम आता है इट्स मीन कि इनमें से प्रोबेबिलिटी में कुछ एरर है. तो लेट्स चेक. हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं. 0.35 प्लस 0.2 प्लस 0.15 प्लस 0.4 इनको ऐड करें और जो आंसर आता है वो आता है जी 1.1. तो ये 1 से बड़ा आंसर है. इट इज़ 1.1. सो इट इज़ रॉन्ग सिंस sum of probabilities is greater than 1. ठीक है. That's why therefore it is incorrect. तो ये इनकोरेक्ट है. तो ये हमारा इसका आंसर फाइनल हो गया जी. पार्ट बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन ब्लू. अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आपको पता होगा हम लोग क्या करने लगे हैं. इज इनकोरेक्ट. ये ब्लू की प्रोबेबिलिटी इनकोरेक्ट है. वर्क आउट द करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन ब्लू. तो ब्लू में से जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें. सिंपल सी बात है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी. 1 में से ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप माइनस कर दो. 1 में से ये प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देते हैं हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है. सो 1 माइनस 0.35 माइनस 0.2 माइनस 0.15 और यही आपका फाइनल आंसर होगा. आंसर इज 0.3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 0.3. तो ये जो बेसिक रूल है ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है इन दोनों पार्ट्स में. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के टॉपिक से है. एलसीएम के टॉपिक से रिलेटेड है और नंबर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. A green light flash every 12 minutes. A red light flash every 45 minutes. The two lights flash together at 9 a.m. Find the time when two lights will flash together. जब भी आपको एक कॉमन टाइम एक कॉमन सिचुएशन दी जाए और फिर आपको कहा जाए कि दोबारा वो टाइम कब आएगा, इकट्ठा दोनों कब फ्लैश करेंगी. जैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. बसेस से कि मुख्तलिफ बसेस इस टाइम पे निकलती हैं. अगर 10 बजे वो तमाम बसेस इकट्ठी निकले तो बताएं दोबारा वो बसेस डिपॉर्ट करेंगी अपने स्टेशन से. तो फ्लैश टुगेदर वाला जो टाइम है वो आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स का 12 और 45 का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं जी. 2 times 6 12 is 45. 2 times 3 is 6 45. अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो लेट्स 3 1 3 3 times 15 is 45.
and 1 3 5 15 and this is 1. सो एलसीएम क्या है जी इन तीनों का जी, इन दोनों नंबर का 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5. सो इट इज़ 2 to the 4 और 3 3 ज़ा 9 एंड 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें एंड इट इज़ 180 मिनट्स. और ये कितने आवर्स बनते हैं जी, ये 3 आवर्स बनते हैं. अब हम ये 9 AM है जी नेक्स्ट टाइम. सो 9 AM में हम ये 3 आवर्स को ऐड कर देते हैं तो योर आंसर इज़ 12, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12 PM. इसको 12 PM भी लिखा जा सकता है जी. तो ये दोनों आंसर आपको करेक्ट होंगे. मार्किंग स्कीम में ये दोनों आंसर उसने लिखे हुए हैं जी. लेट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 ये वेक्टर्स का टॉपिक से क्वेश्चन है. वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन. वेक्टर पी क्यू 4 -2 कॉलम वेक्टर पी क्यू गिवन है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू इज 2 5. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हों तो हम उनको वर्टिकल फॉर्म में ओ से ओ क्यू, पोजीशन वेक्टर ओ से स्टार्ट होते हैं, हम उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट एक आपको याद होना चाहिए. नंबर 2, कोई भी वेक्टर गिवन हो उसको हम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए. सो वेक्टर पी क्यू गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो तो ये आपका वेक्टर पी क्यू के इक्वल आता है. ये चीज़ें जब हम लोग लेसन्स पढ़ते हैं वेक्टर को तैयार करें तो वहाँ पे हमने चीज़ें ये सीखी हुई हैं. सो वेक्टर पी क्यू इज़ गिवन, इट इज़ 4 -2. पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, ये ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ से इसे ओ क्यू लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू. इसको हमने लिख लिया 2 5 माइनस पोजीशन वेक्टर ओ पी, जो उसने कहा है कि पोजीशन वेक्टर पी लिखे तो ये ओ पी हमने फाइंड आउट करना है. तो ये चीज़ें हम करते हैं. अब ओ पी को अब इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए. ओ पी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगा. और 2 5 और कॉलम वेक्टर 4 -2 को हम राइट पे लाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा 4 -2. एंड यू कैन राइट 2 -4 और 5 -+2 and your final answer is 2 -4 -2 5 + 2 is 7. So your final answer is -2 7. डोंट फॉरगेट टू पुट नेगेटिव साइन. अगर आपने 2 7 लिख दिया तो आपका एक नंबर यहाँ से कट जाना है. तो इसलिए बहुत ध्यान करते हैं जब आंसर लाइन में आंसर को शिफ्ट करते हैं. नो पार्ट बी. अब आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होने चाहिए, इनकी टर्मिनोलॉजी का मतलब होना चाहिए. ये पी क्यू लाइन के साथ, ये पी क्यू वेक्टर के साथ ये इसने जो ऐसे लाइंस लगाई हैं, इट इज़ द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. तो कहते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. वी नो दैट कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के होता है. आपके पास वेक्टर पी क्यू है, आपके पास वेक्टर पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो है जी 4 -2. इट इज़ 4 -2. ये ऊपर वाला नंबर x है और नीचे वाला नंबर y है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल दिया उसने, √5. हम इधर √a दिया है. अब यहाँ पे हम कॉलम वेक्टर से वैल्यूज इसके अंदर प्लग इन कर लेते हैं. सो x क्या है जी 4 स्क्वायर, y क्या है जी -2 स्क्वायर. सो √a इज इक्वल टू 16 + 4 and √a इज इक्वल टू √20. तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ. सो a इज इक्वल टू 20 एंड योर फाइनल आंसर इज 20.
सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपको पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वेक्टर के, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, इट इज़ नॉट द एडवांस क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन का एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, ध्यान से देख लेते हैं जी हम इसको, एंड लेट्स मेक इट जूम। नो, द डायग्राम shows a trapezium in सेंटीमीटर। तो ये ट्रपीजियम आपको दिखाई गई है, हॉरिजॉन्टल ट्रपीजियम, ये दो पैरेलल लाइन है, एरो शो करते हैं, ये पार्ट वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्रपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फार्मूला क्या होता है जी, 1/2 इंटू एच सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 प्लस L2। what is h is this vertical height between the parallel lines, this is L1, this is L2, ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं जी। सो 1/2 h आपके पास 4 है, L1 6 है, एंड इट इज़ 9, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 और 6 plus 9 15, and it is 30, so your answer is 30 centimeter square. Now work out the perimeter of trapezium. What is the perimeter? Perimeter है जी बाउंड्री लाइन, ये तो perimeter है बाउंड्री लाइन 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस दिस साइड, ये हम कर लेते हैं जी x। तो हमारे पास बाकी लाइंस तो हैं, तो हमारे पास x नहीं है, तो लेट्स फाइंड दिस x। तो हम इस ट्राइंगल को डिवाइड, इसको हम मार्क कर लेते हैं जी ऐसे। तो आपके पास ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप ये ट्राइंगल मार्क करो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये लाइन कितनी है जनाब, ये वाली टोटल है 9, 9 में से ये 6 माइनस किया, 9 माइनस 6 इट इज़ इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और दिस इज़ 4, ये दी हुई है, तो दिस इज़ 4, इसे 90 डिग्री, इसको हम x लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, सो स्क्वेयर रूट ले लें, सो 16 प्लस 3, सो x इज़ इक्वल 25 एंड इट इज़ इक्वल टू 5, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 5। अब पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जी, सो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सो 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, ये 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस दिस 9, add up all these value and it is equal to 24 centimeter, and your final answer is 24 centimeter. Let's solve question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 इंडिसेस के टॉपिक से, और सारे ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऑर्डर हाई ऑर्डर क्वेश्चन उसने इसमें नहीं दिया। ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 3 क्यूब, 3 क्यूब मीन 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27, वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन। इक्वेशन आ गई इंडिसेस की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास पावर वेरिएबल में हो जाए तो ये इंडेक्स, पावर को इंडेक्स भी बोलते हैं, तो दोनों साइड्स की बेस सेम करे। सो 2 raised to power 5, 2 की पावर 5 32 होती है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 35, तो दोनों साइड पे बेस सेम होगी। अगर आपको ना पता चले कि ये कितनी पावर बनती है, तो आप इसे डिविजन्स करके तो यहाँ से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। if the both bases are same, then the powers are equal, तो x is equal to 5, your answer is 5. C part, again very simple and basic question, सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे a की पावर 1 है, सो 3 टाइम्स 16 18, and a minus 3 plus 1, and your final answer is 18 नेगेटिव 2। तो हम अमूमन जो होते हैं पावर्स को पॉजिटिव करते हैं, तो 18 over a square is your final answer। मार्किंग स्कीम में जो दोनों आंसर एक्सेप्ट किए गए हैं, 18 a raised to power -2 और 18 over a square,
बट आई विल प्रेफर कि आप हमेशा इसे पॉजिटिव में रखा करें ताकि किसी भी सूरत में आपके मार्क्स मत कटें। क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम नंबर्स और एवरीडे मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं। सो पार्ट ए, वर्क आउट 70% ऑफ 120। 70% परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड 120 आप इनको करें सिंप्लीफाई, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, 7 times 12 it is 84 and your final answer is 84. 2-mark question, very easy and basic question. Find 8 as a percentage of 25. So 8 out of 25 multiplied by 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 20 times 4s are 100, 8 times 4 and it is 32. So 1 mark question, 32%. C part, in a sale, the original price of a jacket is reduced by 12%. The sale price of jacket is $66. Calculate the original price of the jacket. ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है जी, एवरीडे मैथमेटिक्स से। तो हमने रेशो मेथड सीखा हुआ है जी, ओरिजिनल प्राइस एंड द डिस्काउंट प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को हमेशा हम 100% रखते हैं और डिस्काउंट प्राइस को जितना डिस्काउंट दिया हो 100 में से ये 12 माइनस किया एंड इट इज़ 88। तो हमेशा यहाँ पे माइनस करके आपने लिखना होता है। अगर ऐड होने वाला क्वेश्चन हो प्रॉफिट वगैरह तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, लॉस हो तो माइनस करते हैं। तो डिस्काउंट में भी डिस्काउंट प्राइस आनी है तो हम 12 में से 100 में से 12 माइनस किया तो 88। नो सेल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस इज गिवन, इट इज़ 66 and we want to calculate original price, so do cross multiplication. So अब आप x multiplied by 88 is equal to 100 multiplied by 66। अब यहाँ पे आपको चूँकि पेपर 1 है, कैलकुलेटर नहीं है, तो आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। सो इट इज़ 88, 11 टाइम टेबल से जाएगा जनाब, 11 6 11, 8 2 times 3, 2 times 4, 4 1s are 4 25s are, so x is equal to 25 multiplied by 3 and x is equal to 75 and your answer is 75। 2 mark question। तो आपको कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर करनी आनी चाहिए। मैंने सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे शो कर दी हैं। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा हमारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है और स्टैटिस्टिक्स का है और ये रिवर्स क्वेश्चन है। अमूमन आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जाता है जिससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको कर्व दिया गया है और आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स डायरेक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अब सबसे पहले तो हम ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ दिस? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम में 80 स्टूडेंट ने वो एग्ज़ाम दिया था, उसका डेटा लिया और उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ किया गया। And the part A, use cumulative frequency diagram to complete the frequency table. The first 2 frequencies have been completed for you. तो यहाँ पे मार्क्स हैं 0 till 20, 20 till 40, 40 till 55 and so on, 90 till 100। पहली दो 0 till 20 जो मार्क्स हैं उनमें 5 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, 20 till 40 में 10 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। तो हमने बाकी स्टूडेंट्स देखने हैं कि 40 till 50 में, 55 till 70 में कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। करने का बड़ा आसान तरीका है। करते क्या हैं कि हम ये इंटरवल, ये जो मार्क्स के इंटरवल है वो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये है जी 0 till 20, ये 0 से 20, 20 till 40 एंड 40 till 55, 40 till 55। तो 55 हम यहाँ पे चेक करते हैं, 40 दिस इज़ 50,
तो 1 2 एंड दिस इज़ 55। ये पहले इंटरवल मार्क कर लें 50 till 70, दिस इज़ 70 एंड इट्स अ 70 till 90, ये 70 ये 90 आ गया, और 90 till 100, तो ये इंटरवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मार्क करें 0 से 20 तक। दिस इज़ 0, दिस इज़ 20, तो 20 से हम लाइन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ये, और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज़ 5, हमने 5 मार्क कर लिया। 20 till 40, 40 से हम पहले चेक करने लगे हैं कि ये 5 कैसे आया और ये 10 कैसे आया। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 till 40, 20 मार्क है तो 40 की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, और ये इस तरफ आ गया, और ये हमारे पास आ गया 15। अब ये 5 हमारे पास कैसे आया जी, ये वाला 5, ये तो हुआ क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं 5 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ गया 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 20 till 40, 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 40 के ऊपर 15 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 15 माइनस 5, योर आंसर इज़ 10, और ये देखें यहाँ पे आंसर 10 आ गया। तो आपने इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेनी है और फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमारे पास है 40 till 55, तो 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने मार्क की हुई है 15, तो 55 की हम मार्क करते हैं। तो हम 55 को बहुत एहतियात से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आपने ये सारा काम स्केल से करना है। हम थोड़ा सा जूम कर लें ताकि कोई गलती ना हो। तो इसको हम थोड़ा सा जी ऊपर की तरफ लेके गए, तो ये तो आपके पास कितनी बन गई जी, ये चेक कर लेते हैं जी वैल्यूज़ हम। सो इट इज़ 55 पे हमने करना था, तो ये हमारे पास आ गई ये। हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये जो हम फ्रीक्वेंसी लेके आए हैं 55 के इंटरवल से, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी 35। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, क्योंकि 40 till 55, 40 पे है 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 55 के ऊपर है 35, तो 35 माइनस 15 इट इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अब आप 20 लिखेंगे। नो, नेक्स्ट इंटरवल इज 55 till 70। अब हम मार्क करते हैं नेक्स्ट इंटरवल। 55 की फ्रीक्वेंसी 35 मार्क हो चुकी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 70 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, और काइंडली यूज़ स्केल। आप लोगों ने स्केल यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी इधर उधर वैल्यूज़ हो जाएं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डायग्राम बनी हुई है। सो यहाँ पर हम लेके आए, ग्राफ को टच किया 70 वाली लाइन ने, इस तरफ लेके आए, एंड योर वैल्यू इज़ 60 हेयर। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 60 माइनस 35, एंड योर आंसर इज़ 25। अब यहाँ पे आप लिखोगे 25। द नेक्स्ट इंटरवल इज 70 till 90। 70 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो आप मार्क कर चुके हैं 60, अब 90 की मार्क करनी है, तो लेट्स मार्क 90। तो बहुत एहतियात से करते हैं जी, हम इसको लाइन को ऊपर की तरफ 90 की लेके जाते हैं। दिस इज़ 90, ये हमने मार्क किया हुआ, ये देखें। सो इस लाइन को हम ऊपर की तरफ स्केल की मदद से लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्केल यूज़ ना किया तो यू मे डू एरर। अब यहाँ पे वो कट कर रहा है, हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, एंड दिस इज 77। अब आपने इनका डिफरेंस निकालना है, 77 माइनस 60,
एंड योर आंसर इज 17। और आपने यहाँ पे 17, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 17, लास्ट इज 90 टिल 100, दिस इज 100, और 100 को ये ऊपर की तरफ जब आप लेके गए तो ये आपके पास 80 आ रहा है जी। और सो 80 माइनस 77 और आंसर इज 3। तो यहाँ पे आपने आंसर 3 लिख लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपने ये वाले जो इंटरवल हैं, ये वाले, ये यहाँ पे मार्क कर लेने, और हर इंटरवल पॉइंट के ऊपर आपने ये फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट कर लेनी है। मसलन 20 टिल 40 है तो 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 40 की क्यूमुलेटिव 15 है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इंटरवल 40 टिल 55 है, और यहाँ पे 15 और 35 है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से अटैम्प्ट कीजिएगा। नो आई एम गोइंग टू अरेज दिस ऑल दीज थिंग्स। आप भी पेंसिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ये ग्राफ क्लियर चाहिए, अदरवाइज़ आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं होंगे और आपसे गलतियाँ होंगी। इसलिए HB की पेंसिल यूज़ किया करें, HB पेंसिल, ताकि आपकी आंसर्स एक्यूरेट आ सकें। तो आई एम गोइंग टू अरेज ऑल दीज, इसको अरेज करते हैं ताकि हमारा सारा काम आसानी से क्लियर हो जाए। जनाब इसको अरेज कर देते हैं जी। नो, सो इट इज़ erased, नो। Let's solve the next part of this question. बाकी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ये आंसर लिख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। यूज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ मीडियन। मीडियन मार्क्स, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, वो डिफरेंट आपके पास हैं चीज़ें, वो आपने आनी चाहिए। मीडियन मार्क्स हाफ ऑफ द डेटा होता है। हम करते हैं मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास नंबर होता है ये टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम n लिखते हैं। सो वैल्यू ऑफ n इज़ 80। तो जब हम लोगों ने मीडियन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो आपने क्या करना है, n डिवाइडेड बाई 2। सो 80 डिवाइडेड बाई 2, सो 40 आ गई। हाफ ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 80, तो उनके हाफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40। तो 40 स्टूडेंट्स का हमने मार्क्स चेक करने हैं, वो कितने हैं। तो आपने यहाँ पे ये 40 मार्क करना है। दिस इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ये दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने ये 40 स्टूडेंट्स इधर से मार्क किए, और यहाँ पे वो कर्व को कट कर रहा है। इधर से आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, काइंडली यूज स्केल। ये आप नोट करेंगे कि ये कितने मार्क्स बनते हैं, एंड इट इज़ 58। ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा ब्लॉक जो है, ये एक छोटा ब्लॉक 2 यूनिट का है। वो कैसे हमें पता चला, आपके पास ये है 20, और 20 टोटल ब्लॉक्स में डिवाइड हुए हैं 10, तो एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है वो 2 यूनिट का है। तो ये आपके पास यहाँ पे है, तो दिस इज़ द 58। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, इस 58, तो मीडियम मार्क्स आर 58। 30th परसेंटाइल, 30th परसेंटाइल 30% ऑफ n, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 30% बताएं, उसके बताएं कितने मार्क्स हैं। तो यू विल गेट फर्स्ट 30/100, n क्या है जी 80, इसको सिंप्लीफाई करें तो 24 स्टूडेंट्स। लेट्स मार्क दिस 24 ऑन द cumulative curve. Where is the 24? This is 20, ये 20 है। तो अब हमारे पास ये 10 ब्लॉक्स हैं, तो 1 यूनिट का
जो एक स्क्वायर है वो 1 यूनिट के इक्वल है, 1 स्मॉल बॉक्स। तो इस 21, 22, 23, दिस इज 24। अब इन 24 को हम लेके आते हैं जी कर्व तक, और इसको अब नीचे की तरफ लेके आएंगे जनाब। आई रीड इट। ये कितने मार्क्स बनते हैं जी? 42, 44, 46 एंड इट इज़ 48। तो आपके पास जो 30th परसेंटाइल है इट इज़ 48। again these are not, this is not median, this is not percentile 30th percentile। आपने एक्चुअली ये जो मीडियन होता है ये होता है 50th परसेंटाइल, कि आपके पास 50% स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं। 38%, 30th परसेंटाइल का मतलब 30% स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ले रहे हैं, तो 48 ले रहे हैं, और बाकी जो है मैक्सिमम, और बाकी जो है वो 48 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो देर आर द 48 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग, देर आर 24 स्टूडेंट्स, देर आर 24 स्टूडेंट्स who are getting 48 and less than 48 marks। इसका ये मतलब होता है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 76 मार्क्स आर मोर। अब यहाँ पे उसने मार्क्स की बात कर दी है, तो लेट्स मार्क दी 76। तो ये मार्क्स तो हमारे पास तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, तो 76 हम काउंट करते हैं, दिस इज 70। थोड़ा सा हम जूम करते हैं जी, ये 70 है, 72, 74 एंड दिस इज 76। अब 76 मार्क्स कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 76 और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। अब ये लाइन हम एक्सटेंड करेंगे कर्व तक 76 मार्क्स की, तो हम इसे कर्व तक लेके जाते हैं जी। तो आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो मैं थोड़ा सा जूम करके इसको लेके जा रहा हूँ जी। तो यहाँ पे ये कर्व को कट कर रहा है जी। अब आप यहाँ से इसको इस तरफ लेके आए, तो दिस इज 66। तो आपके पास उसने कहा है 76 और उससे ज़्यादा, तो दिस इज़ द डिफरेंस 80 माइनस 66, 14। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 76 और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको खुद आराम से सॉल्व कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, और इसको अपने हाथों से जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17, इट्स फ्रॉम अलजेब्रा। Question number 17 from algebra. What is the question? Question is to rearrange the formula to make x subject. Very easy. x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब है कि x को हमने आइसोलेट करना है, अकेला कर देना है। जो भी x के साथ पावर्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो हमने ख़त्म कर देने हैं। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ax इज इक्वल टू 3x प्लस 2/5। तो सबसे पहले तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई ax इज इक्वल टू 3x प्लस 2। चूँकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है तो हम x को लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5ax माइनस 3x इज इक्वल टू 2। x ने सब्जेक्ट बनना है तो x को कॉमन निकालेंगे, और बाकी तमाम चीज़ें नंबर्स और वेरिएबल अंदर रहेंगे। तो x कॉमन निकला तो 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट ये x को मल्टीप्लाई कर रही है, तो जब जो राइट साइड पे जाएगी तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 5a माइनस 3, x इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर, तो डोंट राइट x इज इक्वल टू 2/5a माइनस 3। x लिखा हुआ है, आपने सिर्फ
जो ये राइट साइड पे है वो आपने लिखना है 2/5a-3। अगर आप इसको यही फॉर्म इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, चूँकि एक्स लिखा हुआ है तो आपको एक नंबर काटते हैं कि कैम्ब्रिज। तो अगर ये एक्स ना लिखा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स ना लिखा होता, तो आपने इसको पूरी को एक्स इज़ इक्वल टू 2/5a-3 लिखना था। चूँकि उसने एक्स लिख दिया हुआ है तो इसलिए आप यहाँ पे एक्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप राइट हैंड साइड इसकी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड टाइम ग्राफ, काइनेमेटिक क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ ए कार जर्नी। तो यहाँ पे पहले डायग्राम को देख लें। स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में, टाइम गिवन है सेकंड में। यहाँ पे 0 till 30, 30 till 70, 70 till 90 टाइम इंटरवल दिया हुआ है। स्पीड आपको 0 to V, V to 24 ये आपने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। द नॉट स्केल, नॉट टू द स्केल मीन एंड वी कैनॉट मेजर इट। The car travels at a distance of 1.01 किलोमीटर in 90 सेकेंड। चूँकि यहाँ पे आपको पास स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो हम ये जो आपके पास 1.01 किलोमीटर है, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर्स के अंदर। तो 1.01 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट 1010 मीटर। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस है जो कि टोटल 90 सेकेंड में कवर किया गया है 1010 मीटर कैलकुलेट किया गया है। अब हमने कैलकुलेट करना है जी, और जो डिस्टेंस की क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी। वी नो द कॉन्सेप्ट कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है स्पीड टाइम ग्राफ पे वो इक्वल होता है एरिया अंडर ग्राफ। ये एरिया अंडर ग्राफ है जनाब। अब डिस्टेंस आपका गिवन है 1010, ये डिस्टेंस कवर किया है। अब एरिया अंडर ग्राफ हम चेक करते हैं कौन कौन सी शेप्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास ट्रिपीजियम आ गई, और ट्रिपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एच L1 प्लस L2। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ प्लस, और ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई, और ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपने करना क्या है कि हर शेप को एरिया का फार्मूला लगाना है, और फिर उसको उसकी ज़रिए हम इसको उसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व। आपके पास आ गया जी 1011010। सो 1/2, ये हाइट ऑफ ट्रपीजियम इज दिस, ये है जी 30, L1 इज दिस एंड L2 इज दिस। L1 24, हाइट आपके पास 30 आ गई, L1 आपके पास 24, और L2 ये जो वैल्यू है ये V है प्लस V। इसी तरह अगर आप इस पे आ जाए रेक्टेंगल पे, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल रेक्टेंगल 70 minus 30 40, and this is the width of the rectangle, how much it is V. So we can write 40 multiplied by V. now अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें 1/2, दिस इज द बेस, हाउ मच 90 minus 70, it is 20, and how much the height it is also V, so into 20 into V. Now let's simplify all these values. 1010, 2 times 15, or 24 plus V is of 40V, 2 times 10, it's a 20V. So carefully simplify all these things. Now 1010
15 को आप मल्टीप्लाई करें 20, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 इट इज़ 360. 15 multiplied by v, it is 15v plus 40v plus 20v. Now, so 1010 minus 360, 15v plus 40v plus 20v, it is 65v. तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी, इस साइड पे कर लेते हैं. तो 1010 में से 360 अगर माइनस करें तो वी विल गेट 650 65v. So v is equal to 650 divided by 65 and your answer is 10. So your answer is 10 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे यूनिट नहीं दी है तो आपने यूनिट अब लिखने हैं. अगर यूनिट दिए होते तो आप ना लिखते. जैसा 4 मार्क क्वेश्चन, बहुत केयरफुली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा. नाउ पार्ट बी, कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार इन द लास्ट 20 सेकेंड. जब स्पीड स्लो डाउन करती है, v थी जो हमने कैलकुलेट किया है कि इट इज़ 10, तो 10 से जब स्पीड नीचे की तरफ आती है तो इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. जब स्पीड ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन, तो हमने ये कैलकुलेट करनी है. तो इसका हमने सिंपल से डिसेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन है वो हमें एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट विल गिव यू एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन आपको देता है. तो ग्रेडियंट क्या होता है? राइज डिवाइडेड बाय रन. हाउ मच राइज? राइज इज v जो इसकी वैल्यू 10 है. हाउ मच रन? रन इज 20. सो राइज डिवाइडेड बाय रन. तो ये कॉन्सेप्ट हम इधर अप्लाई करेंगे. सो डिसेलरेशन इज इक्वल टू rise divided by run. So rise is 10, you see this is the rise और ये वैल्यू इसकी 10 है और run is 20, so 10 over 20, तो it is 1 over 2, तो 1 over 2 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं. So let's solve question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफॉर्मेशन से है जी. और the diagram shows triangle A and triangle B. ये triangle A है, ये triangle B है. Describe fully the single transformation which maps A onto B. ये triangle A triangle B पे map हुई है जी. Triangle A triangle B पे map हुई है. So triangle A is the object और triangle B is the image. अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर साइज सेम है तो रिफ्लेक्शन, रोटेशन या ट्रांसलेशन होती है. लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में साइज चेंज हो चुका है तो इट इज़ डेफिनेटली इट्स अ बिगर एंड इट गेट्स स्मॉलर. तो इसका मतलब है ये एनलार्जमेंट है. तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सबसे पहले लिखना होता है. अब एनलार्जमेंट है तो आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और नंबर 2 आपको स्केल फैक्टर लिखना है. ये दो चीज़ें अब आपने कैलकुलेट करनी है. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे कैलकुलेट होता है जी? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में मिलाएं. मसलन ये और ये दो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग है, इनको आप आपस में मिलाएं और आपने स्केल की मदद से मिलाना है. डोंट जॉइन विथ फ्री हैंड. और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके साथ है, इसके साथ आप इसको ज्वाइन करें. तो जहाँ पे ये जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज़ द सेंटर और इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है. तो यहाँ पे आप 1,0 लिख लोगे. सो एनलार्जमेंट और इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज़ 1 0. अब आपने स्केल फैक्टर लिखना है. तो स्केल फैक्टर क्या होता है कि लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट.
सो स्केल फैक्टर क्या है जी? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दिस इज इमेज. ये आप इमेज ले लीजिए, ये आपके पास इमेज है. हम एक लाइन देख लेते हैं कितने ब्लॉक्स है, 1 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हैं जी. हाउ मेनी ब्लॉक्स? 1 2 3 4. तो आपके पास स्केल फैक्टर, लेकिन इसमें आपने साइन डिसाइड करना होता है. अगर शेप फ्लिप कर गई है, जैसे ए बी पे फ्लिप कर गई, इसकी डायरेक्शन फ्लिप हो चुकी है और सेंटर ऑफ अरेंजमेंट इन दोनों के दरमियान में आ गया है, तो स्केल फैक्टर इज़ नेगेटिव. तो दिस इज़ 1/-1/2. तो आपके पास स्केल फैक्टर -1/2 है. एनलार्जमेंट सेंटर 1 0 और स्केल फैक्टर -1/2. इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज़ द मेंसुरेशन क्वेश्चन और 2D से है. पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. OAB, OAB, this, and OCD, OCD, and this are sector of circle with center O and angle 60 degree. Sector OAB is radius 6 and OCD इसका radius 9 है. ये values given है. The perimeter of shaded region is A pi plus B centimeter. Find the value of A and B. तो उसने कहा है कि ये जो शेडेड रीजन है, इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है जी? पेरीमीटर इसका पेरीमीटर इसकी बाउंड्री लाइन है. AC लाइन, BD लाइन, लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क, लेंथ ऑफ बिग आर्क. ये तमाम लाइंस जो हैं इनको ऐड करें तो ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन बन जाता है. तो ये तो बड़ा आसान है AC फाइंड करना. आपके पास OC 9 है, OB 6 है. तो अगर आप 9 में से 6 माइनस करें तो 3, तो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया. तो ये आपके पास टोटल लेंथ 9 है. मसलन यहाँ पे हम लिख सकते हैं OC 9 है, OA 6 है. 9 में से ये 6 माइनस किया तो 3 ये आ गया और 3 ये आ गया. तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली. नो दिस इज़ द एंगल थीटा जो दोनों सेक्टर का सेम है. अब हमने लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैलकुलेट करनी है. तो माइनर आर्क है जी, स्मॉल सेक्टर आर्क है. तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी. तो फार्मूला क्या है जी? θ/360 इंटू 2πr. अब इसमें ये वैल्यूज़ प्लग इन कर लें जनाब आप. थीटा आपके पास 60 है, 360. 2 पाई की वैल्यू आप प्लग इन नहीं करेंगे क्योंकि उसने इन टर्म्स ऑफ पाई मांगा हुआ है. और स्मॉल ए बी आर्क है और उसका रेडियस 6 है. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और पेपर 1 है तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर. 6 1 6 6 ये 6 से कट गया. तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क इट इज़ इक्वल टू 2 पाई. तो ये आपके पास 2 पाई आंसर आ गया. लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन. अब हम कैलकुलेट करते हैं जी लेंथ ऑफ आर्क सी डी. फार्मूला सेम रहेगा. व्हाट इज दिस? थीटा 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर. 2 पाई एंड आर इज 9. अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई. सो 0 0 से कैंसिल. 6 1 6 6 1 इट्स 3 3 1 3 3 एंड इट इज़ इक्वल टू 3 पाई. तो हमारे पास ये 3 पाई है और ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई है. तो पेरीमीटर क्या होगा जी? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर हम देख लेते हैं जी. सम ऑफ ऑल साइड्स देखते हैं.
तो हमारे पास 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 5 पाई प्लस 6। तो आपके पास फॉर्म क्या लिखी हुई है जी, a पाई प्लस बी। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 6। दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। तो इस तरीके से ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए, फिर जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बी पार्ट देखते हैं जी, वो क्या कहता है जी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पाई के पाई की वैल्यू मत लगाएं। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो आई एम गोइंग टू रेज ऑल दिस ताकि आपको, तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, आप एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से, ये येलो एरिया में से रेड एरिया को माइनस कर दें तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो ये हम पहले इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ बिग सेक्टर, तो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। एरिया ऑफ बिग सेक्टर, सो एरिया ऑफ बिग सेक्टर थीटा ओवर 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। थीटा हमें पता है कि क्या है जी, थीटा इज 60, 360 पाई और कैपिटल आर 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का मतलब 9 × 9। मैंने 2 दफ़े लिख लिया ताकि टाइम सेव हो सके, तो मैंने इसको 9 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36 and 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 and your 27 over 2 पाई। तो 27 over 2 पाई हमारे पास एरिया ऑफ बिग सेक्टर आ गया। लेट्स सॉल्व एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर थीटा ओवर 360, 60 over 360 पाई और स्मॉल आर आपके पास 6 स्क्वायर है, तो 6 × 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ये 6 6 से कैंसिल हो गया एंड इट इज़ 6 पाई। तो आपको बिग सेक्टर का एरिया भी मिल गया, आपको स्मॉल सेक्टर का भी एरिया मिल गया। नो यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। So area of big sector 27 pi over 2 minus 6 pi। आप इसे एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और एक अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाला। कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े अच्छे आने चाहिए। लाइन एल हैज़ इक्वेशन, लाइन एल की इक्वेशन गिवन है। दिस इज लाइन एल, दिस इज इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, find the equation of a line of the line perpendicular to line L which passes through this point। अब ये आपके पास लाइन L गिवन है जी, और वो क्या है, 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो कहते हैं एक लाइन है जो पॉइंट 1 4 में से पास करती है, और वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है जी, वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है। ये लाइन एल हम मार्क कर देते हैं जनाब, दिस इज द लाइन एल, और ये लाइन इसके क्या है जी, परपेंडिकुलर है। नो यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
अब इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए सी और एक चाहिए ग्रेडियंट। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन लाइंस के ग्रेडियंट का रिलेशनशिप है m1 multiplied by m2 is equal to -1. So this is the relationship for the perpendicular lines. जो perpendicular lines का मैंने सिंबल मार्क किया है तो ये इनका रिलेशनशिप है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन एल का ग्रेडियंट फाइंड करें तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y के साथ 2 है तो 2 हम इधर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2 से कैंसिल तो y इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3/2। तो लाइन एल का जो ग्रेडियंट है ये है जी, जो x का कोएफिशिएंट होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू 5/2। तो ये उसने जो परपेंडिकुलर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इसके लिए किया है कि आप लाइन एल से उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है। ये लाइन जिसके हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है। दिस इज़ द लाइन एल। तो अब हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट फाइंड, तो हमने लाइन एल का ग्रेडियंट निकाल लिया है तो ये लाइन ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 2/5, ये रेसिप्रोकल हो गया और साथ आप -2 लगा दें। सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका ग्रेडियंट आ गया -2/5। आप लाइन एल का ग्रेडियंट इसमें भी प्लग इन करके ये कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू कैलकुलेट सी। अब हमने सी कैलकुलेट करना है जी। तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन है। ये जो पॉइंट है 1,4, इसका x और y कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में लगाते हैं। y की जगह पे 4 लिखें, m की जगह पे -2/5 और x की जगह पे हम लिखेंगे 4 और सॉरी 1 आएगा एंड प्लस सी। तो जब आपके पास ग्रेडियंट और एक पॉइंट हो, जब ग्रेडियंट और एक पॉइंट हो तो आप इस इक्वेशन में इसको लगाएं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो c कैलकुलेट हो जाता है। सो 4 इज इक्वल टू 2 -2/5 प्लस सी। नो नेक्स्ट, अब हम इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 2/5 प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया c इज़ इक्वल टू 4/2/5, या फिर हम इसको एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे 1 आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो c इज़ इक्वल टू 5 to the 20, 4 the 20 प्लस 2 and c is equal to 22/5. Now we have value of c 22/5. We have gradient, तो अब हम बड़े आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है जी -2/5x, c की वैल्यू है 22/5। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसको रीअरेंज करके फ्रैक्शंस भी ख़त्म की जा सकती है और ये इस फॉर्म में भी मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, तो जो बोथ आंसर आर करेक्ट। हम इसको उसमें लिख लेते हैं आंसर लाइन पे। सो y इज़ इक्वल टू -2/5x प्लस 22/5। वंस अगेन, जब लाइन परपेंडिकुलर्स हों तो उनके ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। जो इक्वेशन दी जाती है उधर से उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट, इस ग्रेडियंट को उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लें। जैसे 5/2 है, प्लस 5/2 है तो -2/5 उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो तो दूसरी लाइन का हमें ग्रेडियंट मिल जाता है। ग्रेडियंट और एक पॉइंट गिवन हो तो उन ग्रेडियंट और एक पॉइंट को इसमें प्लग इन करके आप c को कैलकुलेट कर सकते हैं और m और c जब मिल जाता है तो आप इक्वेशन को फाइनलाइज कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 सिंप्लीफाई। अलजबरा का क्वेश्चन है, अलजबरिक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। जब भी अलजबरिक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो इस तरह की, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हो और कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हो। तो मेरे पास न्यूमरेटर है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 9, तो मैं डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर टेक्निक यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों के स्क्वेयर बन जाते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली टेक्निक यहाँ पे लगेगी। तो एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3, तो मेरे पास एक ये फैक्टराइज हो गया। दूसरी मुझे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए आई कैन राइट 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 12। तो जब डिनोमिनेटर ये क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म्स की है तो मिडल टर्म ब्रेक यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वेयर को कोएफिशिएंट को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करें, सो इट इज़ माइनस 60। अब मुझे माइनस 60 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मुझे माइनस 11 मिले। तो 4 टाइम्स 15 इज़ आई नीड माइनस 60। तो अब मुझे 15 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो मुझे चाहिए माइनस 11। तो बड़े डिजिट के साथ माइनस लगाया, छोटे डिजिट के साथ प्लस लगाया, तो मुझे माइनस माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 60। तो आई गॉट दिस पेयर। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। आई कैन राइट 5x स्क्वेयर माइनस 11x की जगह पे मैं 11x नहीं लिखूँगा, बल्कि मैंने ये जो नया पेयर बनाया है माइनस 15x प्लस 4x एंड माइनस 12। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक कर ली। तो मिड टर्म में मैंने माइनस 11 की जगह पे माइनस 15 प्लस 4x लिखा। नो टेक कॉमन, x कॉमन, इसके पास हमारे पास आया जी 5x कॉमन। सो मेरे पास जी 5x कॉमन आ गया। x माइनस, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं जी, ठीक है, ताकि हमारा काम क्लियर हो सके। सो आई कैन राइट इट हेयर। नो, मैं पहले पेयर में से 5x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 3। नेक्स्ट पेयर में से प्लस 4 कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 3। सो माई फाइनल फैक्टराइजेशन x माइनस 3 एंड 5x प्लस 4। ये मेरी डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो गई। नो आई कैन राइट हेयर, न्यूमरेटर में मेरे पास जो फैक्टर्स बने हैं, न्यूमरेटर में मेरे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं जी x प्लस 3, एक्स माइनस 3। और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो फैक्टर्स बने हैं x माइनस 3 एंड 5x प्लस 4। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से कैंसिल, चूँकि ये कॉमन फैक्टर था, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 4। So I can write it here, x plus 3 divided by 5x plus 4. This is my फाइनल आंसर। तो ये जितना मैंने काम ये किया है ये नीट वर्क है या आपने एग्जामिनर को शो करना है, दिस इज़ नॉट रफ वर्क। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इस अगेन पार्ट है अलजबरा क्वेश्चन। 3 ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन है, 3 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो सिंपल है, पहले क्या करेंगे हम, पहले इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसे थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सॉल्व। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ जी, x माइनस 3, 2x प्लस 5, और जो थर्ड ब्रैकेट है अभी मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। x को 2x से मल्टीप्लाई किया, सो 2x स्क्वेयर। इस x को 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 5x माइनस 6x, और माइनस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। बी केयरफुल, साइन का बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने। नाउ इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वेयर फर्स्ट ब्रैकेट को
प्लस 5x माइनस 6x माइनस 1x माइनस 15 एंड आपके पास नेक्स्ट आ गया x प्लस 2, ये सेकेंड ब्रैकेट आ गया. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट विद द सेकेंड ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी. 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वेयर 2x क्यूब. 2x स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x स्क्वेयर. अब आप सेकेंड टर्म पे माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वेयर. माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x. नाउ माइनस 15 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 15x. माइनस 15 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 30. तो सारी हमारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई. नो मेक इट सिंप्लीफाइड. 2x क्यूब 4x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15x माइनस 17x एंड माइनस 30. इसको हम फाइनल आंसर को नंबर इस पे आंसर लाइन पे लिख लेते हैं. 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर minus 17x minus 30. It's a 3-mark question. Let's see part B of this question. Part B is sketching of graphs. एक ग्राफ का क्वेश्चन है, इसे बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा. 4 मार्क का क्वेश्चन है. और अभी हमने देखा ये जब इस इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया था तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनी है 2x क्यूब. इसका मतलब है कि इसकी वेव बनेगी. अब यहाँ पे आपने जब हमने ग्राफ को स्केच करना होता है, लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस. स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 2. So on the sketch label the values where graph crosses the axis. एक्सिस से मुराद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. इसने टर्निंग पॉइंट के बारे में इतनी बात नहीं की. अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो वर्टेक्स पॉइंट हमें बड़ी केयरफुली मार्क करना पड़ना था. तो अब हमने चाहिए यहाँ से इसके एक्सिस के ऊपर हमने जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है ऊपर, तो ये आ गई है जी 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 17x माइनस 30. ये जो माइनस 30 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ये y इंटरसेप्ट होता है. बगैर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है क्यूबिक इक्वेशन में, वो y इंटरसेप्ट होता है. वैसे तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है. आपने जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होता है तो x को 0 कर दो. लेट्स से हम इसको भी देख लेते हैं. माइनस 30 है. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट y इंटरसेप्ट. तो मैं क्या करूँगा कि x को 0 कर दूंगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है. सो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, 2 इंटू 0 प्लस 5 एंड 0 प्लस 2. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 30. तो ये y इंटरसेप्ट मिल गया. और ये देखें हमें यहाँ पे इक्वेशन में गिवन है. तो y इंटरसेप्ट तो आप इधर मार्क कर लें. यहाँ पे जी y इंटरसेप्ट मार्क कर देते हैं. ये माइनस 30 हमने y इंटरसेप्ट मार्क कर दिया. नो वी नीड टू कैलकुलेट x इंटरसेप्ट. जब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हो, x इंटरसेप्ट्स, इनके x एक्सिस पे कर्व कहाँ पे कट करेगा, तो उसके लिए हमें y को 0 प्लग इन करना पड़ता है. y की वैल्यू 0 लेनी पड़ती है. अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं 0 लगाता हूँ, तो y की वैल्यू 0 प्लग इन की.
सो वी विल हैव नाउ इस इक्वेशन के अंदर x माइनस 3, 2x प्लस 5 एंड x प्लस 2। हम बारी बारी ये फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो करते हैं और हम x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू 3। इसको 3 को दूसरी तरफ राइट साइड पे ले गए तो एक x इंटरसेप्ट 3 आ गया। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, x इज इक्वल टू माइनस 2.5। तो दूसरी x की वैल्यू मुझे माइनस 2.5 मिल गई। नो मैं इस फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो मुझे ये तीन वैल्यूज़, तो मेरे पास जो x इंटरसेप्ट आ गए हैं वो हैं 3, माइनस 2.5 एंड माइनस 2। लेट्स मार्क दीज नंबर ऑन हेयर। 1, 2, थोड़ा सा हम इसे ब्रॉडर कर लेते हैं जी, हम इसको लिख लेते हैं जी 1, 2 and 3. Here it is -1 and it is -2. -1 and -2 and -2 -3. Now mark it. अब आपके पास जो मार्किंग मिल गई, x इज इक्वल टू 3, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू -2.5 वो इनके दरमियान में आएगा, और x इज इक्वल टू -2 वो यहाँ पे आएगा। अब ये कर्व वेव बनेगा, क्योंकि क्यूबिक कर्व वेव बनता है ऐसे करके। तो हम इसको देखते हैं, हम इधर ये 2 पॉइंट है तो हम इसको थोड़ा सा इधर से टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं। तो ये कर्व यूं, तो ये ऐसे ऊपर से इधर से गुजरेगा, और अब इस कर्व को हम गुजारेंगे इधर से, लेकिन साथ ही हम इसको नहीं आगे लेके जाएंगे बल्कि थोड़ा सा इसे डीप लेके जाएंगे, और इस तरीके से ये कर्व बनेगा। चूँकि ये फ्री हैंड कर्व बनना है, इट विल नॉट बी एज एक्यूरेट एज ऑन द लाइंस। तो जैसे कि लाइन के ऊपर हम इसे बनाते हैं उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अब एग्जामिनर ने आपको जो टेस्ट करना है, एक तो उसने देखना है कि ये -2.5 से गुजारा है, -2 से गुजारा है, वाई इंटरसेप्ट से गुजरा है, और 3 से गुजरा है। तो ग्राफ की शेप सम हो तमाम बच्चों की डिफरेंट होंगी, कुछ अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब आपने याद रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ तो हमारे पास पिछले पार्ट में इक्वेशन कैलकुलेट हो चुकी थी, तो हमें वाई इंटरसेप्ट का डायरेक्ट पता चल गया। अगर ऐसे ना हो तो आपने वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्स को ज़ीरो करना है और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके वो मार्क कर लेना है। एक्स इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने वाई को ज़ीरो करना है, और जितने फैक्टर्स हैं वो उनको इक्वल टू ज़ीरो करके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिए, वो पॉइंट आपने मार्क किए और फिर कर्व को ज्वाइन कर लिया। सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 24 वेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 इट इज़ फ्रॉम वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस। तो द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल OACB, इसलिए मेंशन कर दिया। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में है वो डायग्राम पे शिफ्ट करते हैं जी। OA इज इक्वल टू A, दिस इज गिवन। OB इज B, इट इज गिवन। OB is parallel to AC, OB is parallel to AC। हम ये पैरेलल का मार्क इस पे लगा लेते हैं, और एक उसने कह दिया है कि AC, दिस इज AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स OB। 2 टाइम्स OB की वैल्यू B गिवन है, तो ये आ गया 2 टाइम OB, और ये हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि AC 2 टाइम्स OB है, 2B के इक्वल है। तो ये इन्फॉर्मेशन डायग्राम पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है। नो यू हैव टू फाइंड
फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ए बी, वेरी सिंपल जी। ए बी हम मार्क कर लेते हैं जी, ए बी की तरह जी, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी और ए से बी की तरफ हमने एरो मार्क किया ताकि हमें वेक्टर की डायरेक्शन का पता चल जाए। सो ए बी इज़ इक्वल टू, अब आप टेल टू हेड ट्रेसिंग मेथड यूज़ करेंगे, ये सारे वेक्टर में डिस्कस हो चुका है। सो ए ओ, आप इधर जाओगे और फिर बी तक आपने ट्रेसिंग करनी है ए बी की, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, और इनकी वैल्यू देखें। अगर आप अपोजिट एरो जाते हो, जैसे कि हम अपोजिट एरो जा रहे हैं, इट इज़ माइनस ए, और टूवर्ड्स एरो जाते हो, इट इज़ प्लस बी, तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा बी माइनस ए। सो बी माइनस ए इज योर फाइनल आंसर। नो, अब हमने जेन रखना है कि बी माइनस ए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डायग्राम पे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड ओ सी एंड वेयर इज ओ सी। दिस इज ओ, दिस इज सी, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और एरो मार्क कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। सो ओ सी इज बड़ा आसान है, आराम से फाइंड हो जाएगा जनाब। हम ट्रेसिंग मेथड करें जी, ओ से सी की तरफ पार्ट ट्रेस करते हैं, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, पहले हम ओ ए फिर ए से सी की तरफ गए, सो इट इज़ इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। तो हम ओ ए की वैल्यू क्या है जी, ए, और ए सी की वैल्यू क्या है जी, 2b, and your answer is a plus 2b, 1 mark question, very easily solved. Now let's solve the next one, और इसको थोड़ा ध्यान से रीड भी कर लेते हैं ये क्वेश्चन को। बी एक्स इज द पॉइंट ऑन ओ सी, ये ओ सी लाइन जो हमने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, सच दैट ओ एक्स रेशो एक्स सी इज इक्वल टू 4:1। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ओ एक्स, तो इट इज़ एक्स विल बी समवेयर हेयर, एक्स यहाँ पे कहीं होगा। तो अगर ये 4 पार्ट्स हैं तो ये कितने पार्ट हैं जी, 1 पार्ट है। फाइंड बी एक्स, ये जी बी एक्स, ये जो वेक्टर है ये हमने निकालना है, तो लेट्स मेक इट ऑब्वियस नो। सो हमने ये बी एक्स निकालना है जी। ओहो, इसको हम ज़रा करते हैं जी, ये आ गई हमारे पास, ये हमने बी एक्स निकालना है। अब बी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेसिंग पाथ यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे जी, ये हम पाथ यूज़ कर सकते हैं, बी ओ प्लस ओ एक्स, बी ओ प्लस ओ एक्स, ये ट्रेसिंग पाथ हम लिख सकते हैं जी, बी ओ प्लस ओ एक्स। सो बी एक्स इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ एक्स। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें। हमें ओ एक्स कैलकुलेट करना है जी, यहाँ से वी हैव टू कैलकुलेट ओ एक्स। अब ओ एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वी नो द ओ सी, ओ सी 5 पार्ट्स हैं, ये देखें जी, 4+1 5 पार्ट्स है, और ओ एक्स आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इट्स मीन दैट कि 4 आउट ऑफ 5 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास ओ एक्स हैं, किसके जी, ओ सी के। हमने ये रिलेशन यहाँ से फाइंड कर लिया। अगेन सुन लें, ओ एक्स आपके पास 5 पार्ट्स हैं, वो कैसे जी, 4:1 था, 4+1 टोटल है जी 5 पार्ट्स ओ सी के, जिनमें से 4 पार्ट्स ओ एक्स के हैं। तो 4 आउट ऑफ 5 पार्ट्स हैं जी इसके, आउट ऑफ 5 इसके ओ सी की, इसकी रिलेशनशिप बनती है। नो वी नो दैट ओ सी इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओ एक्स कैलकुलेट करते हैं, 4 आउट ऑफ 5 ओ सी। सो 4/5, व्हाट इज ओ सी, ए प्लस 2b,
ये हमने a+2b/o(c) कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये वैल्यूज़ अब हम OX की इस BX में लगा लेते हैं जी। BX को कैलकुलेट करते हैं। BX व्हाट इज BO? BO ये है जी BO। हम इस तरफ आ रहे हैं तो ऑपोजिट एरो जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू बनेगी -b। BO इज -b। व्हाट इज OX? OX इज हेयर +4/5a +2b। इसको अब हम कर लेते हैं जी सिंप्लीफाई। -b ब्रैकेट ओपन करें, 4/5a, 4 × 2 8/5b। अब हमने क्या करना है जी, 4/5a + 8/5b -b। सो हम साइड पे वर्किंग कर लेते हैं जी। 8/5 में से ये -1 करते हैं जी, तो कॉमन डिनोमिनेटर किया, 5 एलसीएम, 8 - 5, सो 3/5। सो अब आपके पास जो फाइनल आंसर बन रहा है 4/5a + 3/5b। तो ये चीज़ आप इधर लिख सकते हैं। अगर आप इसका एलसीएम 5 ले लें तो 4a + 3b इज योर आंसर। सो यू कैन राइट इट हेयर 4a + 3b/5, और ये वर्किंग स्कीम में आपके पास यही आंसर है। तो इसको केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रैक्टिस इसके लिए काफ़ी चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए और रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आ गया जी इस पेपर का, 25 नंबर्स का क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सर्ड के टॉपिक से क्वेश्चन है कि सर्ड एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है कि जिसके आंसर हमेशा हमारा डेसिमल में आते हैं, रूट्स जो इनकम्प्लीट रूट्स होते हैं। तो सिंप्लीफाई √300 ये एक सर्ड है, और √48। जब हम लोगों ने सर्ट की प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब सर्ट को सिंप्लीफाई करना होता है तो जो जो नंबर हैं रूट के अंदर उनको दो पार्ट्स में ब्रेक करें। एक पार्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा पार्ट नॉन परफेक्ट। जैसे कि 3 × 100, तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसी तरीके से अब 48 है, सो 3 × 16 इज़ 48। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 3 एक नॉन परफेक्ट। इससे हम क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें फैक्टर्स बना के लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये काम करना पड़ता है। तो अगर आप अपना स्किल अच्छा डेवलप कर लें तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 3 इज़ इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, वो अंदर रहा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो अंदर ही रहा। तो 10 × √3 - 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये लाइक सर्ड्स हैं। लाइक सर्ड्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो 10 में से 4 माइनस किया, 6 √3, और जो फाइनल आंसर इज 6 √3। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। बी पार्ट, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से सर्ट्स को ख़त्म कर दो। तो हमने इसकी भी प्रैक्टिस की थी। 6/√7 + 2। तो हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। कॉन्जुगेट क्या होता है कि नंबर्स वही रहते हैं, जो साइन होता है ये बीच वाला साइन इसका ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये भी माइनस। √7 - 2 इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ √7 + 2। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है। अब आप क्योंकि दो टर्म्स हैं तो हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 6 ब्रैकेट √7 - 2 √7 + 2 and √7 - 2। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं।
6 इनसाइड मल्टीप्लाई करेगा। अब याद रखिएगा एहतियात कि जो रूट के अंदर वाले नंबर अंदर मल्टीप्लाई होंगे, रूट से बाहर वाले नंबर बाहर मल्टीप्लाई होंगे। 7 रूट के अंदर है, इसलिए 6 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि ये बाहर ही रहेगा 6 रूट 7। जो 2 है वो रूट से बाहर है, वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 12 आपका आ गया। अब ये डिनोमिनेटर है a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। रूट सेवन ए है, प्लस 2 और ये 2 और माइनस 2 ये b है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वेयर ऑफ रूट 7 माइनस स्क्वेयर ऑफ 2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर है जी 6 रूट 7 माइनस 12 और डिनोमिनेटर रूट रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, 7 माइनस 4 एंड योर फाइनल आंसर इज 6 रूट 7 माइनस 12 ओवर 3। थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि हमारे आंसर लाइन पे क्वेश्चन प्रॉपरली आ जाए। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो ये रूट 7 माइनस 12, 7 में से 4 माइनस किया 3, तो अब आपके पास 6 कॉमन आ जाता है, रूट 7 माइनस 2 ओवर 3, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो आप 2 रूट 7 माइनस 4 इज़ योर फाइनल आंसर। सो 2 रूट 7 minus 4 is final answer. So that's all for this paper. See you in next paper.